आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। 5 बजे वाली क्लास में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो म्यांमार के राष्ट्रपति पर बात कर रहे हैं जो भारत की यात्रा पर रहे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बात सबसे महत्वपूर्ण आपसे कहना चाहूँगा कि म्यांमार के राष्ट्रपति का नाम आप अच्छे तरीके से दिमाग में दर्ज कर लेना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि म्यांमार के राष्ट्रपति का नाम आपके एग्जाम में किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। 100% आएगा। 100%। तो म्यांमार के राष्ट्रपति का नाम याद रखना है। और एक मैं स्टैटिक जीके बताऊंगा आपको, एक वो याद रख लेना। दो बातें कभी मत भूल जाना और हम साथ साथ करते रहेंगे, वो एक अलग बात है। चलिए, तो 6 जून 2026 पर हम बात करने जा रहे हैं म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। तो म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा रही। इस संबंध में किस प्रकार के ऐतिहासिक संबंध स्थापित बने, रणनीतिक साझेदारी हुई और क्षेत्रीय सहयोग, रीजनल कोऑपरेशन। लेकिन इन सब बातों में ये जो पिलर है, चाहे वो ऐतिहासिक संबंध हो, चाहे वो रणनीतिक साझेदारी हो, चाहे वो क्षेत्रीय सहयोग हो, इसमें हमारे काम के क्वेश्चंस कौन से हैं, हमें उस पर बात करनी पड़ेगी। वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस संबंध में यदि मैं आपसे कहूं तो एक मैंने यात्रा का क्रमवार विवरण दिया है। अभी 30 मई से 3 जून तक क्या स्थिति रही, उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो देखिए, 30 मई बोध गया गए। बोध गया, बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना और बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की। बोध गया क्या है आप जानते हो? ये वो स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर हुई बात सर? यहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद कीजिए, पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको हमने बोधि वृक्ष नाम दिया है, और निरंजना नदी, निरंजना नदी के तट पर हुई थी। याद कीजिए, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण। फिर 31 मई को नई दिल्ली में द्विपक्षीय व्यापार मंच बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। ये कोई आपके एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 जून को हैदराबाद हाउस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक व द्विपक्षीय चर्चा हुई। यहां सबसे काम की बात जो आपके हैं वो है हैदराबाद हाउस। आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि हैदराबाद हाउस कहां है। ये आपका मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका स्टैटिक जीके है। ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है। इतनी बार आया है कि आप सोच नहीं सकते। तो आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन आंसर देता है दिल्ली, ऑप्शन में दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, मुंबई की जगह महाराष्ट्र कीजिए, और वेस्ट बंगाल। इस तरीके से आपके ऑप्शन में देता है। तो अक्सर हमारा ध्यान कहां जाएगा? हम कह देंगे हैदराबाद के अंदर है, नाम से पता लग रहा है, जबकि ये गलत है। ये दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर है। इसी तरीके से राजस्थान की दृष्टि से यदि मैं आपको कहूं तो एक जो बीकानेर हाउस है, ये भी दिल्ली के अंदर है। बीकानेर में मत चले जाना, कहीं पर ध्यान रखें। और यदि मैं आपसे कहूं जयपुर भवन, राजस्थान के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें, ये आगरा में है।
कुछ बातें हैं स्टैटिक जीके के रूप में आपको बताई है, तो ये दिमाग में दर्ज कर लेना कि हैदराबाद हाउस जो है वो दिल्ली के अंदर है, और वहां पर क्या होता है, हमारे जो देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक व द्विपक्षीय चर्चा हुई। 2 से 3 जून मुंबई दौरा किया। अब देखो कितनी खूबसूरत बात लिखी है यहाँ पर, वित्तीय राजधानी मुंबई में भारतीय निवेशकों और बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात हुई। तो भारत की वित्तीय राजधानी, ये भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? मुंबई, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ध्यान रखें, कई बार इसको भारत की इंडस्ट्रियल कैपिटल भी बोल देते हैं, औद्योगिक राजधानी भी बोल देते हैं, ये भी बोल देते हैं। क्लियर? ये क्या हो जाएगी? मुंबई। 7 द्वीपों पर स्थित स्थान है, ये राजधानी है, ये महाराष्ट्र की, आप अच्छे तरीके से जानते हो, मुंबई। चलिए नेक्स्ट पोर्शन पर चलते हैं हम। अब द्विपक्षीय जो वार्ता हुई उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हुई है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? सारी बातें ध्यान नहीं रखनी होती है, मेरी बात का गलत अर्थ मत लगा लेना कि यार सर तो काट काट के बता रहे हैं। ये जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आवश्यक है वो बता रहा हूं आपको, ऐसे तो कोई इतना में थोड़ी सिमट गया सारा मामला। हाँ, रीडिंग मारिए, कईयों को ध्यान से रखिए। जैसे ये सुरक्षा व सीमा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। सुरक्षा क्यों? हमारा पड़ोसी देश है तो घुसपैठ होती है, उससे बचने के संबंध में कोई भी बात होगी वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है। तो 1600 किलोमीटर लंबी सीमा सुरक्षा पर जोर। तो आपसे यदि ये कह दे कि भारत और म्यांमार के बीच में कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो 1600 किलोमीटर। अब ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गया। सीमा व सुरक्षा से संबंधित यदि कोई समझौता हुआ है, बॉर्डर से संबंधित समझौता हुआ, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। म्यांमार ने अपनी भूमि का इस्तेमाल भारत विरोधी तत्वों द्वारा न होने का ठोस आश्वासन दिया है, भी हम दूसरे हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइए, यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है। आपने कई बार नाम सुना होगा रोहिंग्या मुसलमान, सुना है ना? रोहिंग्या मुसलमान, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। क्या आया है आपके एग्जाम में? आपके एग्जाम में ये आया है कि रोहिंग्या मुसलमान का संबंध किस देश के साथ है, मतलब ये कहां रहते हैं, ये टिक कर लीजिए। तो ये म्यांमार से संबंधित है। रोहिंग्या मुसलमान, इन्हीं से तो छुटकारा पाना है हमने। सीमा सुरक्षा बल क्या है? कौन सी सीमा सुरक्षा की बात कर रहे हैं? बॉर्डर की। बॉर्डर से घुसपैठ कर जाते हैं, भारत में आ जाते हैं ये, और फिर जब भारत में आ जाएंगे, चाहे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो या न हो, लेकिन हमारे संसाधनों को तो प्रभावित करते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आके आपके घर में आके बैठ जाए, आपको कैसा लगेगा? समझे ना? ऐसे तो रोहिंग्या मुसलमानों का संबंध किससे है? म्यांमार से है। कनेक्टिविटी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कनेक्टिविटी, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट और भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को शीघ्र और तय करने, ये समय सीमा के अंदर पूर्ण करने पर सहमति, ये मैं बात करूंगा आपके साथ अभी। ये तो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन मैं बात करूंगा प्रोजेक्ट पर हुआ है एक, आगे प्रोजेक्ट को ही लेकर चलूंगा। महत्वपूर्ण खनिज, ईवी और सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए आवश्यक रेयर अर्थ एलिमेंट, दुर्लभ खनिजों के खनन और व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाने पर विशेष फोकस किया गया है। अभी कोई वैसी बात सामने नहीं आई है, देखते हैं आगे की क्या स्थिति होती है। कोई बहुत बड़ी बात यदि हमारे सामने आती है तो फिर ये महत्वपूर्ण बन जाती है। नेक्स्ट, ये मैं अभी बता रहा था, जो कनेक्टिविटी बता रहा था ना, ये बेटा लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, कालादान मल्टी मॉडल परियोजना। कालादान मल्टी मॉडल परियोजना, तो परियोजना कलकत्ता बंदरगाह को म्यांमार के महत्वपूर्ण सितवे बंदरगाह से जोड़ती है। मतलब भारत में जो कलकत्ता बंदरगाह है उसको म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ती है। जब बंदरगाह, बंदरगाह मतलब पोर्ट, इनकी कनेक्टिविटी होती है तो क्या फायदा होता है?
दो देशों के बंदरगाहों को आपस में जोड़ा गया है, तो वस्तुओं का आयात निर्यात सुलभ होता है। समझे ना बात को? तो व्यापारिक दृष्टि से समुद्री मार्ग प्रभावित होता है। अब यहां समुद्र कौन सा आ जाएगा? तो इधर कलकत्ता है, इधर आपका म्यांमार है, तो बीच में बंगाल की खाड़ी आएगी, हिंद महासागर वाला एरिया आ जाएगा। हिंद महासागर पर चीन अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, तो चीन को भी काउंटर किया जा सकता है। तो देख लीजिए, यही बातें लिखी हुई है। तो हिंद महासागर में रणनीतिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने, चीन की विस्तारवादी नीति को संतुलित करने के लिए इस मार्ग का सुचारू संचालन दोनों देशों के कूटनीतिक हितों के लिए आवश्यक है। अब आप जब देखोगे, जब मैप में, अब देखो मैप के बगैर कोई काम नहीं होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, मैप के बगैर कोई काम नहीं होगा। यदि आपको लगता है कि मैप के बगैर पढ़ाई होती है, तो मुझे लगता है कि आप छोड़ दो पढ़ाई करना। मैप के बगैर काम नहीं चलेगा। और वर्तमान में जिस तरीके से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप अपना बेस मजबूत नहीं करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकोगे। और आपको यह ध्यान रखना है विशेष रूप से कि वर्तमान में किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरीके से जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनको कनेक्ट किया जा रहा है। अब ये पीडीएफ से पढ़ने वाले जमाने गए, इनको बंद कर दीजिए। बहुत तरीके से पढ़ना है आपको, अपने लेवल पर बढ़िया तरीके से टीचर्स के गाइडलाइन में तैयारी करनी है, तभी बात बनेगी। नहीं तो चार दीवारें हैं, उसमें टक्कर मार रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए स्मार्ट तैयारी कीजिए, स्मार्ट तैयारी, और शानदार तरीके से एक नए रूप में चलते हुए भीड़ का हिस्सा मत बनिए। क्योंकि ये जो भीड़ है, इसका कोई नाम नहीं होता है, कोई नाम नहीं होता है। ये जहां लेके जाओगे वहीं चली जाएगी। आप अपना रास्ता खुद तय करें, टीचर के मार्गदर्शन में तय कीजिए और स्मार्ट स्टडी कीजिए। यही आपको कामयाबी दिलाएगा। अन्यथा आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड है। सिंपल एंड सोबर। तो मैप को आपको एटलस के अंदर निकालना है। ये वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश है, ये जो आप देख रहे हो ये म्यांमार है। तो आप देखिए, बांग्लादेश है, बांग्लादेश में ये इधर, ये जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ कोलकाता है, इस पोर्ट को सितवे से जोड़ा गया है। तो सितवे बंदरगाह का संबंध किस देश के साथ है? तो सितवे बंदरगाह का संबंध किससे हो गया? ऐसे बनते हैं क्वेश्चन ये। तो सितवे जो पोर्ट है, सितवे पोर्ट, ये कहां है? म्यांमार में। अब बंदरगाह है तो पानी वगैरह पास में होगा, तो किस में पड़ता है ये? बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में। ये से है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। कलकत्ता आप अच्छे तरीके से जानते हो, पूर्व का लंदन बोलते हैं इसको, और ये हुगली नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है ये। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो दो पोर्ट को जोड़ा जा रहा है, कालादान मल्टी मॉडल परियोजना और इसके तहत। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट आ जाइए। अब म्यांमार को यदि हम देखें, अपने पॉइंट से देखें, कुछ इसके जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है उसको जानने का प्रयास करें, तो ये म्यांमार, इसका नाम है, पूरा नाम बर्मा था, राजधानी नेपिडो, वर्ष 2005 में स्थानांतरित की गई थी। ध्यान रखें, कई बार इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, नापीता, नापीता, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। इरावदी नदी म्यांमार की आर्थिक व भौगोलिक जीवन रेखा है, जैसे हमारी गंगा नदी है वैसे ही। बौद्ध धर्म से संबंधित लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं, 80% आबादी बौद्ध धर्म है, जैसे हमारे यहाँ पर 80% आबादी हिंदू है, ये 88% है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करेंसी, अब यदि किसी देश के साथ हमारे कोई आर्थिक समझौते होते हुए ही हैं, दो बंदरगाहों को जोड़ दिया, सीमा सुरक्षा से संबंधित बात हो गई, तो उस देश की जो करेंसी होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो करेंसी है ये है क्यात, क्यात, यहां और लिख देता हूं, इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, क्यात, क्यात यहां की करेंसी है। नेक्स्ट आ जाइए।
अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ थलीय सीमा साझा करता है। मैं जो शुरू में आपको बता रहा था वो यही है, कि कौन कौन से राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, ये इंडिया का पोर्शन है, इस तरीके से ये आपका म्यांमार है, ये म्यांमार है, ये आपका इंडिया है, ठीक है ना। तो यहां जब आप गौर से देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। देखिए, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। इसके नीचे नागालैंड है, ये ध्यान रखना है और क्रम से ध्यान रखना है। ये मणिपुर है, ये मिजोरम है। ये भूल के भी मत भूल जाना, जो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका कोड और बता देता हूं, अरुणा मामी, अरुणा मामी, अरुणा मामी। तो एक बार आप इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ी ना करें, बिल्कुल भी गड़बड़ी ना करें, ध्यान रखना ये चीजें। चलें, आइए। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, मिन ओंग हाइंग, मिन ओंग हाइंग। ये जो मिन ओंग हाइंग है, ये है म्यांमार के राष्ट्रपति। ये अभी अप्रैल के अंदर चुनाव हुए थे, तब ये चुने गए हैं। तो लेटेस्ट करंट है ये। हमारे पड़ोसी देशों में जो भी राजनीतिक परिवर्तन होता है वो आपके एग्जाम में आता है। ये मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। म्यांमार के राष्ट्रपति, भूल मत जाना, मिन ओंग हाइंग। अभी हाल फिलहाल में इनके चुनाव हुए हैं, ये नए रूप में चुने गए हैं। ये आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। अब इसके अलावा जो महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके है वो अरुणा मामी है। अरुणा मामी को कभी मत भूल जाना। ए मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरु। समझ में आई बात सारी? अरुणा मामी को कभी नहीं भूलना है। ये अरुणा मामी आपका एक क्वेश्चन सोल्व करवा देगी, इतनी ताकत है। अरु अरुणाचल प्रदेश, एन ए नागालैंड, एम ए मणिपुर, एम आई मिजोरम। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। अपने आप में मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी सीमा रेखा से रोहिंग्या मुसलमान भारत में प्रवेश करते हैं। आपके एग्जामिनर ने यह पूछा है कि रोहिंग्या मुसलमान का संबंध किस देश के साथ है। क्लियर? चलिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये देखिए। म्यांमार पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के साथ थलीय सीमा। एक बात और उठी है यहां पर, देखो, ये देखिए, ये जो कालादान मल्टी मॉडल परियोजना है, इससे क्या होगा? पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों के विकास को, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को विकास को तेज गति मिलेगी। अब पूर्वोत्तर भारत, यह आपको पता होना चाहिए कि पूर्वोत्तर भारत का क्या सीन है। आइए, पूर्वोत्तर भारत,
नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर राज्य, ध्यान रखना ये, इनको कहा जाता है, पहली बात तो सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स ये लगा दीजिए, आपसे पूछता है कौन सेवन सिस्टर में शामिल है, कौन नहीं है, तो पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य है, अच्छे तरीके से याद कर लेना। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ये 7 राज्य है। जब भी ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से 7 सिस्टर्स में कौन सा शामिल नहीं है, मैं आपको बता दूं, उसमें सिक्किम ऑप्शन में आता है। यह आपका इतना बेहतरीन स्टैटिक जीके है, इसको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना। भारत के पूर्वोत्तर राज्य को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। क्लियर होगी बात सारी? तो ये ध्यान रखें। तो आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे, इसके आगे की बात हम कल करेंगे।